हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए आज करते हैं क्लास 10th के ग्रेविटेशन से पार्ट 5 का। ठीक है, वी हैव स्टडीड जी इन लास्ट स्टैंडर्ड पिछले वर्ष हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। दिस एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीजेस एज वी गो टू ग्रेटर हाइट्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट में जो होती है स्टोर की हुई, वो जैसे जैसे अर्थ से ऊपर के हाइट पर वो ऑब्जेक्ट हम उठाते हैं वैसे वैसे वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाती है उस ऑब्जेक्ट में। We had assumed that the potential energy of an object of mass m at a height h from the ground is mgh and on the ground it is 0। जमीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 एज्यूम की जाती है, और अगर h हाइट पर उठाई हुई है वो वस्तु तो mgh उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसा माना जाता है। When h is small compared to the radius r of the earth, we can assume g to be constant and can use the above formula mgh। देखिए अगर h की वैल्यू स्मॉल है बहुत r के कंपैरिजन में, मतलब 10 मीटर 100 मीटर वगैरह, r के कंपैरिजन में h की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल है तो उस केस में हम mgh ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर h की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तब क्या करना चाहिए? But for large values of h, the value of g decreases with increase in h। अगर हाइट बहुत ज़्यादा है, r के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है हाइट, तो देखिए g की भी वैल्यू कम होते जाती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी वैल्यू, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे बहुत ज़्यादा अर्थ सरफेस से, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी कम होते जाती है। फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, द वैल्यू ऑफ g इज 0 एंड अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। देखिए इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो, इन्फाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा करोड़ों किलोमीटर दूर पर अगर कोई डिस्टेंस हो, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ गेट्स बिकम्स 0। ठीक है, तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट, so it is more appropriate to assume the value of potential energy to be 0 there। तो वहां पर potential energy की भी वैल्यू 0 पकड़ी जाती है। Thus for smaller distances, that is heights, the potential energy is less than 0, that is it is negative। When an object is at a height h from the surface of the earth, its potential energy is minus g capital M small m upon r plus h। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है अगर हाइट एच पर कोई ऑब्जेक्ट हो तो। कैपिटल जी कैपिटल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, इसकी निगेटिव वैल्यू। हियर एम एंड आर अर्थ मास एंड रेडियस रिस्पेक्टिवली। एस के वेलोसिटी, we have seen that when all ये प्रिंट मिस्टेक है, that होना चाहिए इधर। We have seen that when a ball is thrown upwards, its velocity decreases because of the gravitational of the earth। The velocity becomes 0 after reaching a certain height। तो अगर कोई बॉल हम ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होते जाती है, थोड़े देर बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और वो अर्थ की तरफ मूव होने लगता है, ज़मीन की तरफ पड़ने लगता है ज़मीन के ऊपर। इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मैक्सिमम हाइट जो है अर्थ की, कितने हाइट तक वो बॉल की कितने हाइट तक वो जाएगा, वो किस पर डिपेंड होता है? इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम उसे ऊपर फेंक रहे हैं उस वेलोसिटी पर वो कितने हाइट तक जाएगा वो डिपेंडेंट होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमें पता है न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और s है डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है हमें पता है,
एंड ए इज इक्वल टू माइनस जी। देखिए ऊपर की दिशा में जा रहा है, उल्टी दिशा में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की दिशा में, मतलब ऊपर के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब माइनस जी होता है। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी एस, एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल इज एस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। Thus, higher the initial velocity u, the larger is the height reached by the ball। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम जितने तेजी से, जितने फास्ट हम ऊपर ऑब्जेक्ट फेंकेंगे उतनी वो ऊपर ज़्यादा ऊपर जाएगी, जितनी कम वेलोसिटी से फेंकेंगे उतनी कम हाइट तक वो पहुंचेगी। The reason for this is that the higher the initial velocity, the ball will oppose the gravity of the earth more and larger will be the height to which it can reach। तो अगर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो बॉल जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स को ज़्यादा अपोज कर पाएगा, ठीक है, और ज़्यादा हाइट तक पहुंच पाएगा। इस कारण वी हैव सीन अबव दैट the value of g keeps decreasing as we go higher above the surface of the earth। जैसे जैसे हमने अभी देखा कि जैसे जैसे हम अर्थ से बहुत ऊपर जाते हैं वैसे वैसे g की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होते जाती है। Thus the force pulling the ball downward decreases as the ball goes up। If we keep increasing the initial velocity of the ball, it will reach larger and larger heights, and above a particular value of initial velocity of the ball is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth। अगर हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर बॉल को फेंकते हैं तो बॉल जो है वो अर्थ के ग्रेविटी के मतलब कवरेज के बाहर हो जाएगा और वो वापस अर्थ पर नहीं गिरेगा कभी भी। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो जिस वेलोसिटी से फेंकने के बाद बॉल वापस नहीं आएगा उस वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, बाहर छूटने की वेलोसिटी। We can determine its value by using the law of conservation of energy as follows। law of conservation of energy आपको पता है, energy can neither be created nor be destroyed, it can be converted from one form to another and the total amount of energy in the universe always remains constant। तो इसका मतलब क्या है कि energy can be created from energy can be converted from one form to another, ठीक है। An object going vertically upwards from the surface of the earth having an initial velocity equal to the escape velocity escapes the gravitational force of the earth। देखिए हम ये एज्यूम करते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड हम एक ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी के बराबर, मतलब वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के बाद वापस नहीं आएगी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चली जाएगी। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिकम्स जीरो ओनली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी कब जीरो होगी, फॉर्मूला के अनुसार अपॉन आर स्क्वायर है, मतलब आर जब इनफाइनाइट होगा तब इक्वेशन जीरो हो जाएगी, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जीरो हो जाएगा। दिस मीन्स दैट फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी फ्री फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इट हैज टू रीच इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, दैट इज द ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड विल स्टे देयर। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट चली जाती है तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर, तब वो ऑब्जेक्ट वहीं पर रहेगी और अर्थ पर नहीं गिरेगी। तो देखिए फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ काइनेटिक, देखिए अर्थ के सरफेस पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, तो हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर, वी एस सी मतलब एस्केप वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर। अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम अपॉन आर, टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये निगेटिव है, इस कारण ये निगेटिव। अभी देखिए एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी वहां पर, ठीक है।
जीरो। पोटेंशियल एनर्जी होगी इन्फाइनाइट डिस्टेंस है तो आर की जगह पर इन्फाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, माइनस जी एम एम अपॉन इन्फाइनाइट। अभी कोई भी चीज, किसी भी चीज को इन्फिनिटी से अगर डिवाइड करो तो उसका रिजल्ट आता है जीरो, ये याद रखिए हमेशा। किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो उसका रिजल्ट आता है जीरो, किसी भी चीज को जीरो से अगर डिवाइड करो तो उसका रिजल्ट आता है इन्फिनिटी, ठीक है। एक बार फिर बताता हूं मैं, किसी भी चीज को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो उसका रिजल्ट आता है जीरो, और किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करो तो उसका रिजल्ट आता है इन्फिनिटी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है यहां पर और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, जीरो प्लस जीरो जीरो, ठीक है। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी E1 इज इक्वल टू E2, देखिए E1 इज इक्वल टू E2 हो जाता है, पूरी E1 इज विल गेट कन्वर्टेड इनटू कंप्लीटली E2, ठीक है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। From the principle of conservation of energy, E1 is equal to E2. Therefore, half mv escape square minus gmm upon r is equal to 0. तो ये देखिए हाफ mv escape square minus gmm upon r, तो ये gmm upon r उस तरफ लेके गए हम और हाफ ऊपर लेके गए। हाफ का जो है वो ऊपर इस साइड में आने के बाद 2 होगा इंटू 2, तो v escape square is equal to 2gm upon r. V escape is equal to square root of 2gm upon r is equal to square root of, अगर इसको gm upon r को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय r करते हैं हम, gm upon r को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय r करते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2gm r अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो gm अपॉन r स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल g होता है, ठीक है। तो gm अपॉन कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर की जगह पर स्मॉल g रख देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनटू R की जगह पर R, तो रूट 2gr इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶ स्क्वायर रूट ऑफ इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है अर्थ के लिए, मतलब अर्थ पर से अगर आप कोई भी चीज 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड इस रफ्तार से अगर ऊपर फेंकते हो तो वो चीज कभी भी वापस नहीं आएगी। मतलब देखिए हमारी जो इसरो वगैरह है ना, इसरो सैटेलाइट्स भेजते हैं ना ऊपर, तो उनको रॉकेट की स्पीड मिनिमम इतनी रखनी पड़ती है तभी वो सैटेलाइट नीचे नहीं आएगा, नहीं तो वो सैटेलाइट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। सैटेलाइट्स ऊपर भेजने के लिए इसरो को इतने स्पीड से भेजना पड़ता है, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। The spacecrafts which are sent to the moon or other planets have to have their initial velocity larger than the escape velocity so that they can overcome Earth's gravitational attraction and can travel to these objects. ठीक है? Solved examples. Calculate the escape velocity on the surface of the moon given the mass and radius of the moon to be 7.34 into 10⁻22 kilograms and 1.74 into 10⁻6 meters respectively. तो escape velocity y is equal to v escape is equal to square root of 2gm upon r. तो m mass of moon क्या है, 7.34 into 10⁻22, g की वैल्यू 2 into 6.67 into 10⁻11 into 7.34 into 10⁻22 अपॉन कैपिटल R 1.74 into 10⁻6, इनका स्क्वायर रूट, मतलब 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मून की एस्केप वेलोसिटी कम है, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून विल बी 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। डू यू नो weightlessness in space? Space travelers as well as objects in the spacecraft appear to be floating. सभी चीजें स्पेस में फ्लोट होती हुई दिखती है स्पेसक्राफ्ट में जो ट्रैवल करते हैं लोग। तो why does this happen? Though the spacecraft is at a height from the surface of the earth, the value of g is not zero. g की वैल्यू वहां पर जीरो नहीं होती। In the space station, the value of g is only 11% less than its value on the surface of the earth. मतलब अर्थ पर g की वैल्यू जितनी होती है उससे मतलब
बस 89% ही होती है, 11% कम, मतलब 89%. Thus, the height of the spacecraft is not the reason for their weightlessness. Their weightlessness is caused by their being in the state of free fall. वो एक फ्री फॉल की मोशन में होते हैं. Though the spacecraft is not falling on the earth because of its velocity along the orbit, the only force acting on it is the gravitational force of the earth and therefore it is in a free fall. देखिए उस पर एक्ट होने वाला ओनली फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो एक रोटेशन में है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है आपको. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जब हम रस्सी को जब पत्थर बांधकर घुमाते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो रस्सी उसे खींच रही है पत्थर को सेंटर की तरफ, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. लेकिन वो रस्सी तोड़कर पत्थर बाहर जाना चाहता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो वैसे ही स्पेसक्राफ्ट भी जब गोल घूमता है अर्थ के इर्द गिर्द, तब स्पेसक्राफ्ट पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ बैलेंस में होते हैं, दोनों का बैलेंस होता है. उसके कारण रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है और वो तैरते हैं वहां पर ऑब्जेक्ट्स. As the velocity of free fall does not depend on the properties of an object, the velocity of free fall is the same for the spacecraft, the travelers and the objects in the craft. Thus, if a traveler releases an object from her hand, it will remain stationary with respect to her and will appear to be weightless. तो कोई भी चीज weightless होगी, मतलब किसी भी चीज का अगर वेट करेंगे तो वो जीरो भरेगा स्पेस क्राफ्ट में. ठीक है, अभी हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखते हैं. ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मैं आपको थोड़ी सी मदद करूंगा. ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स. देखिए इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एग्जांपल्स है. तो इनके मैं थोड़े थोड़े क्लूज दूंगा आपको, वो आप कर लीजिए. पहला, फिफ्थ, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स. ए, an object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. What is the value of g on that planet? एक इमेजिनरी प्लैनेट दिया है उन्होंने और 5 सेकेंड लगते हैं 5 मीटर की हाइट से जमीन पर गिरने के लिए. उस प्लैनेट पर एक वस्तु को 5 सेकेंड लगते हैं, तो उस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिसाइड करनी है हमें. देखिए ये पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पेज नंबर 11 पर जो फॉर्मूले दिए हैं ये, उसमें से ये दूसरा फॉर्मूला काम में आता है. S इज इक्वल टू हाफ GT². ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला. फ्री फॉल की केस है ये, फ्री फॉल. ठीक है, तो फ्री फॉल में मतलब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रही है अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए. S इज इक्वल टू हाफ GT². यहां पर S मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हाइट कितनी है, 5 मीटर्स. ठीक है, 5 मीटर की हाइट है, तो S इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू जी हमें फाइंड करना है. ठीक है, और T कितना दिया है, T दिया है 5 सेकेंड्स. S की वैल्यू दी है और T की वैल्यू दी है, तो S की जगह पर रखिए 5, जी हमें फाइंड आउट करना है, और टी की जगह पर रखिए 5² यहां पर. तो कितना आंसर दिया है, 0.4 आता है. ठीक है, आंसर आता है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वहां पर. मतलब अर्थ से काफी छोटा प्लैनेट है क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बहुत कम है. अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. The radius of planet A is half the radius of planet B. एक प्लैनेट है A प्लैनेट, उसकी रेडियस प्लैनेट B के कंपैरिजन में आधी है. If the mass of A is ma, what must be the mass of B so that the value of G on B is half that of its value on A? G की वैल्यू हाफ है B पर कंपेयर टू A, तो मास ऑफ बी क्या होना चाहिए. ठीक है, ये पूछा है. तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
जी का फॉर्मूला हमें पता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ए क्या हुआ, जी ए इज इक्वल टू जी एम ए मास ऑफ ए अपॉन आर ए स्क्वायर रेडियस ऑफ ए स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ बी क्या हुई, जी बी इज इक्वल टू गिवन क्या है, जी ए बाय 2 है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए जो है उससे आधी है इसकी बी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी बी इज इक्वल टू जी ए बाय 2। जी बी की वैल्यू क्या है, जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इससे आधा है, हाफ है, मतलब जी एम ए अपॉन हाफ मतलब 2 आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर। लेकिन आर बी क्या है, आर ए इज इक्वल टू आर बी बाई 2 है, तो आर बी इज इक्वल टू ये 2 उधर चला गया, आर बी इज इक्वल टू 2 आर ए। तो यहां पर आर बी की जगह पर 2 आर ए रखा, उसका होल स्क्वायर, जी एम ए अपॉन 2 आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बी अपॉन 2 आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ गया, 4 आर स्क्वायर, 4 आर ए स्क्वायर। ये 4, ये 2 जा 4, तो ये 2 जब इधर चला जाएगा तब ये जी जी कट, ठीक है, ये आर ए स्क्वायर कट, यहां पर 4 आ गया, तो ये 2 कट और यहां पर 2 आ गया, ये 2 यहां पर जब चला जाएगा तो एम बी इज इक्वल टू 2 एम ए आएगा, एम बी इज इक्वल टू 2 एम ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेट ऑन मून टू वेट ऑन अर्थ का रेशियो दिया है जो है 1:6। तो वेट का फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी एम मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ, मतलब वेट ऑन अर्थ मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। मास तो कांस्टेंट रहता है सभी जगहों पर, इसलिए m कट गया, तो जी एम बाई जी ई मतलब 1/6। डब्ल्यू एम इज इक्वल टू, ये डब्ल्यू ई उधर चला गया तो डब्ल्यू ई अपॉन 6 हो गया, डब्ल्यू ई कितना है 49 है, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 49 अपॉन 6 जो आता है 8.167। अभी देखिए हमें पता है कि ये थर्ड डिजिट की वैल्यू अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो उसे एक डिजिट यहां पर एक डिजिट जो है वो +1 करते हैं सेकेंड डिजिट पर। तो 167 का यहां पर 5 से ज्यादा है वैल्यू, 7 है, मतलब यहां पर एक ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, 8.17 न्यूटन, ठीक है। और मास तो सभी जगहों पर कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर्स, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, एज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बोला है उन्होंने। देखिए ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन की मदद लेनी होगी, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर a कितना है, a की वैल्यू क्या है -g है, क्यों, क्योंकि ऊपर की दिशा में फेंकी गई है ऑब्जेक्ट, ऊपर की दिशा में फेंकी गई है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी माइनस, ठीक है, -g। और v की वैल्यू है 0, ठीक है, u की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पुट करने के बाद आपको आंसर पता चल जाएगा। आंसर है u इज इक्वल टू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू u प्लस AT, a इज इक्वल टू -g है, ठीक है। तो -g रखने के बाद u माइनस GT, ठीक है। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा
10 सेकंड आएगा, 10 सेकंड। लेकिन t सिर्फ एक दिशा का आया है, ये 10 सेकंड जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन का है, मतलब सिर्फ ऊपर जाने के लिए 10 सेकंड। उन्होंने पूछा है ऊपर जाने के लिए कितना समय लगेगा प्लस नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा, ऊपर जाकर नीचे आने में कितना समय लगेगा, मतलब 10 + 10 = 20 सेकेंड्स। ठीक है, 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट, a ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. Assuming g = 10 m/s², calculate its speed on reaching the ground and the height of the table. ये पूछा है उन्होंने। देखिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, s = न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, s = ut + ½ at²। यहाँ पर a कितना है, g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो s = ut + ½ gt²। ठीक है, t की वैल्यू है 1 सेकेंड, g की वैल्यू है 10, u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 0। ठीक है, s निकालना है, तो जब वैल्यूज आप पुट करेंगे तो 5 मीटर्स वैल्यू आ जाएगी, s = 5 मीटर्स। अभी उसके अगले सब क्वेश्चन के लिए v = u + at, a = g है, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v = u + gt। ठीक है, तो u की वैल्यू है 0। ठीक है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, t की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है 10। ठीक है, वो वैल्यू सारी पुट करने के बाद आंसर आता है 10 मीटर/सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, f, the masses of the earth and moon are 6 × 10⁻24 kilograms and 7.4 × 10⁻22 kilograms respectively. The distance between them is 3.84 × 10⁵ kilometers. Calculate the gravitational force of attraction between the two. ये तो बहुत ही आसान है। देखिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, F = G m1 m2/r², मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। जी मतलब क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जी, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 × 10⁻11 meters. If the gravitational force between the two is 3.5 × 10⁻22 Newton, what is the mass of the sun? Use g = 6.7 × 10⁻11 Newton m²/kg²। तो देखिए वही सेम फॉर्मूला फिर से जो पिछले एग्जांपल में हमने यूज किया था, वही फॉर्मूला यूज करना है। F = G m1 m2/r²। तो m2 मास ऑफ सन निकालना है, तो ये सब कुछ हम उस साइड पर लेके गए, तो क्या होगा, m2 = F_r² G m1। ठीक है, तो यहां पर सारे वैल्यूज पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये सारा अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए और भरपूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।